मैंने आपको ये बताया होगा कि कैसे स्पेक्ट्रल लाइन बनती हैं, कितनी बनती हैं, उनकी वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये वाले प्रॉब्लम किए थे ना लास्ट टाइम। तो आज बेटा उसी पॉइंट को वी विल कंटिन्यू, कीप कंटिन्यू। तो इसमें देखो कुछ प्रॉब्लम्स और बता देता हूँ। इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। एक तो बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम आती है। देखो जैसे सिंपल प्रॉब्लम क्या आएगी आपका, जैसे सीधा सा पूछेगा कि लैम्डा मैक्सिमम इन बामर सीरीज, लैम्डा मैक्सिमम इन बामर सीरीज ऑफ, हाँ ये भी दे दो किस चीज के लिए, ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमें लेमडा मैक्सिमम निकालनी है बामर सीरीज में हाइड्रोजन एटम की, ये कैलकुलेशन करना है सपोज। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो क्या क्या गिवन है। देखो हाइड्रोजन एटम, सॉल्यूशन कैसे देंगे हम। सपोज हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, देन हाइड्रोजन एटम है, इट मींस जेड का वैल्यू क्लियर हो गया 1। सेकेंड हमारे पास देखो बामर सीरीज है बेटा, बामर सीरीज लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इसके लिए लोअर एनर्जी लेवल फिक्स है। बामर सीरीज जब भी होगी तो लोअर विजिबल रीजन वाली लोअर सीरीज होगी, लोअर एनर्जी लेवल सेकंड होगा। और हायर एनर्जी लेवल आपके सेकंड से ऊपर कुछ भी हो सकते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। लेकिन हम जितना दूर होते जाएंगे तो एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जाएगा, और जितना पास होंगे तो एनर्जी डिफरेंस कम होगा। तो जितना एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो लेमडा मैक्सिमम हो जाएगा। इसलिए लेमडा मैक्सिमम के लिए आप क्या सिलेक्ट करोगे, फॉर लेमडा मैक्सिमम लोअर एनर्जी लेवल सेलेक्ट करोगे। अगर लेमडा मिनिमम होता तो जो इन्फिनिटी वाला लास्ट वाला सिलेक्ट करते। तो इन तीनों बातों में कुछ ना कुछ छुपा हुआ था बेटा, हमने उसको जो है कोड उसका रिलीज कर दिया हमने। लेमडा मैक्सिमम ऑफ बामर सीरीज, इट मींस बामर सीरीज है तो लोअर एनर्जी लेवल 2 है। हायर एनर्जी लेवल, क्योंकि मैक्सिमम चाहिए तो मिनिमम लेंगे, तो हायर मिनिमम कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। तो यहां से आप निकाल सकते हो। तो इसमें अब आपके पास फार्मूला था, आपके पास 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर, रिड्स कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल किया था ना बेटा हम लोगों ने, आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन लोअर एनर्जी का स्क्वायर अपॉन हायर एनर्जी का स्क्वायर। बाकी सारी वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू आर का गिवन होगा, वैसे नहीं गिवन हो तो आप ये यूज कर सकते हो, इजी वैल्यू 109870 इजी रहेगा आपके लिए, 109870 सेंटीमीटर इनवर्स, ये लिख सकते हो। अदरवाइज जो गिवन हो वो यूज कर लेना। तो 109870, और z का वैल्यू हाइड्रोजन है तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर। लोअर एनर्जी लेवल हमारे पास आ गया 2, देन 2 का स्क्वायर। इधर आप करेंगे तो हायर एनर्जी लेवल 3, 3 का स्क्वायर। देन सॉल्व इट, देन आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो लेमडा निकाल लेंगे, पहले 1 अपॉन लेमडा निकालेंगे। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, देखो 109870 इंटू ये 1/4 और -3 का स्क्वायर हो जाएगा 39। तो इसको भी शॉर्ट आउट कर लेंगे हम। तो 109870, ये 9 एलसीएम लोगे 4 चला जाएगा, 5/36। ये 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू आ गई, ये सेंटीमीटर इनवर्स में आई है, बिकॉज आर का वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में। तो लेमडा में कैलकुलेट करोगे तो लेमडा इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा ये 36, नीचे आ जाएगा आपका ये सारा वैल्यू 109870 इंटू 5। अब ये सेंटीमीटर हो गया। अब सपोज सेंटीमीटर को आप एंगस्ट्रोम में कन्वर्ट करना चाहते हो, देन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻8, 1 सेंटीमीटर 10⁻⁸ एंगस्ट्रोम। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁸ एंगस्ट्रोम। तो आगे आप एंगस्ट्रोम में वैल्यू निकाल सकते हो, 36, 109870 इंटू 5 इंटू 10⁻⁸। तो फिर जो सोल्व करेंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा, बट आंसर आ जाएगा हमारा एंगस्ट्रॉम में। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। कोई भी जो स्पेक्ट्रम हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो आपका फार्मूला तो यही रहेगा बेटा। बस आपको ये रिकॉग्नाइज करनी होंगी चीजें कि लोअर और हायर कैसे लेते हैं। क्लियर बेटा, किसी को कोई डाउट हो इस प्रॉब्लम में तो पूछ सकता है मेरे से कि कोई चीज कैसे आई।
सर क्लियर है? अगर हाँ वेवलेंथ मिनिमम होती तो उसके लिए जो हायर एनर्जी लेवल है उसको इन्फिनिटी रखते फॉर्मूले में। हाँ बेटा, जितना एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, बिकॉज लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, तो जितना ये ज्यादा होगा तो उतना ये कम हो जाएगा। अब मान लो हमें ये मैक्सिमम चाहिए तो ये मिनिमम लेना पड़ेगा, और ये मिनिमम चाहिए तो ये मैक्सिमम लेना पड़ेगा। अब हमें ये क्या चाहिए था, लेमडा मैक्सिमम चाहिए था, तो लेमडा मैक्सिमम तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम, तो मिनिमम किसके बीच होगा, 2 और 3 के बीच में मिनिमम एनर्जी डिफरेंस। यस सर। क्लियर बेटा? यस सर। देखो इसी टाइप का थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर देता हूं, ऐसा प्रॉब्लम आ जाए। सपोज हमारे पास ये आ जाए, इफ लेमडा ऑफ सेकंड, या इन्फिनाइट कर दो, इफ लेमडा ऑफ इन्फिनाइट स्पेक्ट्रम लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एक्स एंगस्ट्रॉम। अब डबल डेकर क्वेश्चन बना दिया, दो इंफॉर्मेशन शेयर करके क्वेश्चन बना रहे हैं हम। देखो लेट्स सी, इफ लेमडा ऑफ वेवलेंथ ऑफ इन्फिनिटी लाइन, इन्फिनिटी स्पेक्ट्रम लाइन, या इसको लास्ट लाइन लिख दे वो, और लास्ट लाइन को बोल दे लेमडा मिनिमम लिख दे तो भी चलेगा, सबका मतलब एक ही है। तो इफ लेमडा ऑफ इंफिनिटी और लास्ट और लेमडा मिनिमम स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एंगस्ट्रॉम, एक्स एंगस्ट्रॉम, देन calculate the wavelength of first line of Balmer series in He पॉजिटिव आयन। बिकॉज जो आपका ये जो बोहर थ्योरी है, इट इज एप्लीकेबल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो दो चीजों की बात कर ली, एक बार तो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, फिर वो हीलियम के बारे में इंफॉर्मेशन पूछना चाहता है, देन व्हाट टू डू। सो सी इन दिस एग्जांपल कि आपको जब भी ऐसा केस आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे, पहले एक इंफॉर्मेशन लिख लें पूरी। हमें क्या चाहिए, लेमडा इंफिनिटी चाहिए, किसके लिए, लेमडा इंफिनिटी फॉर लाइमन सीरीज चाहिए इन हाइड्रोजन। एक बेटा इंफॉर्मेशन ये आ गई, और दूसरा हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन, तो लेमडा ऑफ फर्स्ट लाइन, जिसको अल्फा भी बोल सकता था, फर्स्ट लाइन को वो अल्फा भी कह सकता था, ये बेटा अल्फा है और ये इन्फिनाइट है, तो लेमडा ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज इन एच पॉजिटिव आयन। देन अब क्या करें, हमें जो गिवन है वो चीजें यूज करते हैं, पहले फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व करते हैं, देन फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व करेंगे तो बेटा हम कैसे लिखेंगे, देखो देन जो जो पता है आपको कि लेमडा निकालने का फार्मूला तो यही है ना, तो लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्केयर 1 अपॉन लोअर एनर्जी का स्केयर माइनस 1 अपॉन हायर एनर्जी का स्केयर। सिर्फ 1/लैम्डा होता है ना वहाँ पे आगे हाँ लैम्डा। हाँ हाँ बेटा, 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्केयर 1 अपॉन लोअर एनर्जी का स्केयर माइनस 1 अपॉन हायर एनर्जी का स्केयर। अब देखो हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू आ गई 1, और देखो लाइमन सीरीज है तो इससे भी हमें पता लग गया कि लाइमन सीरीज है तो लोअर एनर्जी लेवल फिक्स हो गया 1। लाइमन सीरीज का लेमडा इन्फिनिटी है, तो लेमडा इन्फिनिटी का मतलब है कि जो आपका लेमडा इन्फिनिटी है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हायर एनर्जी लेवल है वो आपका सेकंड हो गया, क्योंकि जितना ये पास में होगा एनर्जी डिफरेंस जितना कम होगा उतना लेमडा, अच्छा लेमडा इन्फिनिटी लाइन निकाला हमें, मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, लेमडा इन्फिनिटी बोला है, तो लेमडा इन्फिनिटी है तो लेमडा इन्फिनिटी मतलब हायर 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकता है, तो हमें इन्फिनिटी वाली लाइन का चाहिए, तो इन्फिनिटी वाली लाइन तो ये है, यहां से आएगा जंप करेगा ये,
तो इन्फिनिटी से जब फर्स्ट में जंप करेगा तो लेमडा इन्फिनिटी मिलेगा हमें। अब लेमडा इन्फिनिटी होगा, एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, इसीलिए तो वो कह रहा था, ऊपर क्या लिखा था, मिनिमम लिखा था ना वर्ड उसने, चेक कर लो ऊपर क्वेश्चन में मिनिमम लिखा हुआ है ना, मिनिमम लिखना चाहिए उसको। हाँ मिनिमम लिखा हुआ है, लेमडा इन्फिनिटी है इसीलिए उसने मिनिमम भी लिखा है। तो अब क्या करेंगे हम, यहां से हम लेमडा को एक्स की टर्म में निकाल लेते हैं। हमने क्या लिखा, अच्छा लेमडा भी दे रखा है, उसने कहा एक्स एंगस्ट्रोम में, तो 1/x एंगस्ट्रोम दे रखा है। आर, बेटा आर कांस्टेंट है तो आर की वैल्यू निकाल लेंगे बस हम, और ये आर की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो यहां जो आर आएगा उसमें पुट कर देंगे, मेन बेसिक यही है। तो आर 1 का स्क्वायर, 1/, लोअर एनर्जी का स्क्वायर, लोअर एनर्जी लेवल का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही। इधर देखो 1/, हायर इन्फिनिटी है, किसी चीज को भी इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो वो तो जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, 1x इजिकल टू आर, ये हट गया, ये जीरो हो गया, ये 1 का स्क्वायर, ये आर आ गया, तो हमने आर की वैल्यू निकाल ली, आर इजिकल टू आ गया 1x, इक्वेशन फर्स्ट। अब आ जाओ दूसरे पार्ट में बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए फिर दूसरे पार्ट में आ जाओ। तो यहाँ क्या है, लेमडा ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज इन हीलियम, तो इट मींस फार्मूला तो यही लगेगा वापस, 1/लेमडा, या लेमडा डैश कर दो, आर जेड जेड डैश का स्क्वायर, दूसरे वाला लोअर एनर्जी का स्क्वायर माइनस हायर एनर्जी का स्क्वायर। क्लियर। अब देखो करना क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, ये कंडीशन है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज है, तो बामर सीरीज आ गई आपके पास। बामर सीरीज का मीनिंग क्या है बेटा, बामर सीरीज का मतलब लोअर एनर्जी लेवल फिक्स सेकंड, हायर एनर्जी लेवल कुछ भी हो सकता है, थर्ड, सेकंड से ऊपर मतलब थर्ड फोर्थ इन्फिनाइट तक हो सकता है, लेकिन लाइन कौन सी बनानी है हमें, फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन तो यहीं से बनेगी, ये आपकी फर्स्ट लाइन होगी। तो लोअर एनर्जी लेवल पता लग गया, हायर एनर्जी लेवल पता लग गया बामर सीरीज में, और देखो है कौन, हीलियम, तो जेड भी पता लग गया, हीलियम है तो Z2 हो जाएगा, देन वैल्यू पुट कर देंगे, देखो 1/लेमडा डैश इज इक्वल टू आर जेड का स्क्वायर, तो जेड की वैल्यू 2 आ गई, 2 का स्क्वायर लिख देंगे, 1/लोअर एनर्जी का स्क्वायर मतलब अगेन 2 का स्क्वायर माइनस हायर का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा। तो इसको सोल्व करो आप, 1/लेमडा डैश और आर की वैल्यू ये वाली पुट कर दो, तो इधर से आर की वैल्यू लाए थे, ये वाली पुट कर दो यहाँ पर, आर तो कांस्टेंट है, तो आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ 1/x, 2 का स्क्वायर आ गया 4, इसको सोल्व कर लो बेटा, 1/4 1/9 9/5x आएगा। 1 हाँ कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, जो भी आंसर रहेगा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब Yes, देखो sir. इसको कैलकुलेट करोगे दोनों साइड, बस पॉइंट क्या है कि एक साइड से आर की वैल्यू निकाल के दूसरे साइड में पुट कर देना आप, दो इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन हो जाएगा, तो 1/ ये हो जाएगा बेटा, तो ये कितना आ गया 4/x, इधर कितना आ जाएगा 5/4 इंटू 9, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/लेमडा डैश इज इक्वल टू 5/9x आ गया, लेकिन हमें तो लेमडा डैश चाहिए ना, तो लेमडा डैश कितना हो गया बेटा, देखो उल्टा कर दो, 9x/5, जिस यूनिट में दे रखा था उसी यूनिट में एंगस्ट्रोम था, तो एंगस्ट्रोम में आ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या किया भाई, दो तरह के क्वेश्चन है, एक तो एक ही फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, अगर दो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, दो इन्फॉर्मेशन आ जाए बेटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा लेंदी हो जाएगा कि पहले वाले में आप क्या करोगे, पहले वाले में आर की वैल्यू निकाल लेना जो इन्फॉर्मेशन है, और दूसरे वाले में ये आर की वैल्यू डाल देना, तो लेमडा डैश आ जाएगा। क्लियर बेटा, किसी को डाउट तो नहीं, किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो वो डिस्कस कर सकता है। सर क्वेश्चन तो समझ आ गया, लेकिन ऊपर आपने जो 2-3 चीजें लिखी थी लाइमन वाले के लिए, वो क्या क्या लिखी थी, इन्फिनिटी लाइन और एक ही लाइन के बहुत सारे नाम हो सकते हैं ना, इन्फिनिटी लाइन को लास्ट लाइन भी बोल सकते हो आप, है ना, इन्फिनिटी लाइन है, जैसे ये देखो, यहाँ देखो आप, लाइमन सीरीज है तो इन्फिनिटी का मतलब लास्ट से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इधर, तो इसको कौन सी लाइन बोल सकते हो, इन्फिनाइट लाइन या लास्ट लाइन। और इन्फिनाइट लाइन है तो एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम हो गया ना, अभी जैसे खुद ही आप कह रहे थे एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम हो गया, तो लेमडा क्या आ जाएगा, मिनिमम, तो लेमडा मिनिमम भी बोल सकते थे देखो क्वेश्चन में हम, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाता, तो उनकी बातों को हिंट को समझना है, कोड को समझना है, इसलिए मैंने कहा कि इफ लेमडा हो, चाहे इन्फिनिटी लाइन हो, चाहे लास्ट लाइन हो, या मिनिमम लिखा हो, तो एक ही बात है तीनों का मतलब, स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। क्लियर, किसी और का बेटा डाउट हो तो कोई, चलूं आगे चलूं। यस सर। तो ये बेटा
आपका बोहर था, तो बोहर थ्योरी से देखो आपने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर ली। लेकिन बोहर ने अभी अभी ध्यान ध्यान दिया हो आपकी कि बोहर का जो मॉडल था, अगर हम इसकी लिमिटेशन की बात करें, अब मेरिट की बात तो हो गई, मेरिट की क्या बात होगी कि बोहर के अकॉर्डिंग, अब देखो अल्टीमेटली मैं आपको शैल रूट शैल बताता हूं। अल्टीमेटली बोहर ने इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल समझा और एक पार्टिकल पर फिजिक्स लगाई उसने, और उसने कहा कि उस पार्टिकल जब वो मूव करता है तो उसकी आप डिस्टेंस निकाल सकते हो न्यूक्लियस से, वेलोसिटी निकाल सकते हो, एनर्जी निकाल सकते हो, इवन आप वो इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जंप करेगा तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन है, ये सब एक्सप्लेन कर सकते हो आप। बट लिमिटेशन क्या, लिमिटेशन, पहला लिमिटेशन तो बेटा यही हो गया कि वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तभी एक्सप्लोर कर पा रहा था, वो मल्टी इलेक्ट्रॉन आने लग गए तो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया। तो लिमिटेशन में क्या होगा कि पहला लिमिटेशन तो यही आ गया कि इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सिस्टम हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, भाई एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जैसे होंगे तब हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो ये चीजें एक्सप्लेन वो नहीं कर पाया। दूसरा क्या नहीं कर पाया कि अगर हम क्या करते हैं तो टेक्निकल टर्म्स पूछी जाती हैं बेटा। जब हम इस स्पेक्ट्रम, जो ऊपर हमने स्पेक्ट्रम निकाला है, जो बोहर ने हमें बताया, इस स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड या हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएंगे तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन बनती है ये आगे फिर स्प्लिट होती है, तो इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो जो स्प्लिटिंग ऑफ क्यों हुआ, वो स्प्लिटिंग क्यों हुई, अभी तक ये थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो आगे पढ़ेंगे हम। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, जो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड और इन इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दोनों फील्ड में स्प्लिट होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट होता है बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एग्जाम में आता भी है, इसको बोलते हैं दैट इफेक्ट इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क्स इफेक्ट। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइन स्प्लिट होती है, जैसे एक लाइन है आगे जाके स्प्लिट होने लग जाए, ये आगे होगा, उसका रीजन भी पढ़ेंगे क्यों होगा। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब स्टार्क इफेक्ट, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है इन मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड में भी बेटा स्पेक्ट्रल लाइन जो है ऊपर सीखी है जो आपने, ये स्प्लिट होती हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टार्क इफेक्ट एंड इन मैग्नेटिक फील्ड इज जीमैन इफेक्ट, दिस इज नोन एज जीमैन्स इफेक्ट। तो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सका ये क्यों हुआ ऐसा। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन मैग्नेटिक फील्ड मीन स्टार्क इफेक्ट एंड जीमैन इफेक्ट डू नॉट एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका ये। आगे जो इस चैप्टर में जितनी भी चीजें हम आगे पढ़ेंगे उन सभी को ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। जैसे आगे हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, मतलब ये सब आगे का काम आ रहा है, जो अब आगे पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में वो चीजें हैं। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नॉट एक्सप्लेन। अब होते क्या है ये चीजें बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि इन इन चीजों को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अगर आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए या वैसे भी पूछे जाते हैं, ये चीजें पूछी जाती हैं कि भाई व्हाट इज द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, यू से स्टार्क इफेक्ट, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मैग्नेटिक फील्ड, यू से जीमैन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, मतलब जो कुछ आगे पढ़ने वाले हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में उन सबको ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। लेकिन फिर भी एक आइडिया लग चुका था कि भाई न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन होगा या वन इलेक्ट्रॉन, फिर इसकी जो मेन पावर क्या थी, मेन किसको एक्सप्लेन कर सका ये, इट एक्सप्लेन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन फिर भी ये कर पाता है ये। तो यहां पर हमारा बोहर क्लोज होता है। अब बोहर थ्योरी क्लोज होती है तो अब हाँ बोलो सर, स्पेक्ट्रल लाइन होती क्या है? जो अभी हम बता रहे थे कि भाई एक एनर्जी को किसी मशीन में सैंपल डाल करके बहुत सारा मटेरियल डाल दोगे ना, एटम डालोगे, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा आपने, जब उसको एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे जंप करेंगे, तो ऊपर से नीचे जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एनर्जी बाहर निकलती है।
वो Yes, एनर्जी sir. हम एक मशीन में देखेंगे, उस मशीन को बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। तो वो एनर्जी की वेवलेंथ हमें लाइन की फॉर्म में दिखाई देती है, ऐसे ऐसे लाइन दिखाई देती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। सर जैसे पढ़ी मतलब ना जो इलेक्ट्रॉन जो हाँ पाथवे वो करता है, जिस पाथ से आता है उसे स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं। नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन तो जंप कर जाता है। सपोज यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर गया तो अपनी एनर्जी को तो इमिट करेगा ना वो। यस सर। वो जो एनर्जी दिखाई देगी वो लाइन की फॉर्म में दिखाई देगी एटम के अंदर। जो वो एनर्जी लाइन में दिखाई देती है, जो अभी आपने पूरा पिछला टॉपिक पढ़ा बामर सीरीज में, क्या निकाला था आपने, लाइन की वेवलेंथ ही तो निकाली थी इन लाइन की, इनको हम स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं। यस सर। क्लियर? ओके सर। तो बेटा अब इसको आगे की चीजें पढ़ने के लिए ना, थोड़ा आगे वाला जो पार्ट है उसको पढ़ने के लिए थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ लेते हैं हम। वैसे तो आप फिजिक्स में बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, लेकिन उस फिजिक्स का थोड़ा सा पार्ट मैं आपको यहाँ क्लियर करता हूँ। देखो बच्चों, जो लाइट होती है, लाइट की दो नेचर होती हैं, एक वेव नेचर होती है, एक पार्टिकल नेचर होती है। हम पहले बात करते हैं वेव नेचर। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि ये होती क्या, वेव क्या होती है। थोड़ा थोड़ा आइडिया दूंगा मैं इसका, आपको थोड़ा सा ही पढ़ना है इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोल सकते हो। ये क्या होता है एक्चुअली, मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा, आगे तो आपके पूरे के पूरे चैप्टर हैं जब फिजिक्स में जाओगे, ट्राई करना समझने की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती है, कुछ वेव ऐसी होती हैं बेटा, जो जब वेव मूव करती हैं तो उनके साथ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड असाइंड रहता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर पढ़ रहे होंगे फिजिक्स में अभी आप, वो उसके वेक्टर जो होते हैं वो उसके परपेंडिकुलर होते हैं। और ये जो इनकी वेव के वेक्टर हैं इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के, ये जिस साइड में वो वेव जा रही है, सपोज ऐसे वेव जा रही है, ये कुछ स्पेशल वेव होती हैं, सारी नहीं, सपोज इधर जा रही है, तो इसके साथ क्या होगा, एक फील्ड चलेगा। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिर क्या होगा, ये सपोज मैग्नेटिक फील्ड है तो फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी चलेगा। अब वो 3D में चलेगा ऐसे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जिस वेव में डायरेक्शन में वेव जा रही है उसकी डायरेक्शन ये है, तो एक्सिस तीन होते हैं ना, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, और एक इन तीनों के अपोजिट जेड एक्सिस, जो अपने बोर्ड पर नहीं देख सकते या स्क्रीन पे नहीं देख सकते, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपेगेशन ऑफ पाथ, जब तीनों एक दूसरे के, ऐसा नेचर में है, ऐसी एनर्जी अवेलेबल है नेचर के अंदर, इस टाइप की वेव अवेलेबल है जिनमें ये तीनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, दैट टाइप ऑफ वेव नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आप क्या बोलोगे, कौन सी वेव? दैट एनर्जी, या आप रेडिएशन एनर्जी भी बोल सकते हो, अभी बताऊंगा इसके एग्जांपल, ये कौन सी एनर्जी होती है। दैट रेडिएशन एनर्जी विच वेव एसोसिएटेड with magnetic field and electric field, magnetic field and electric field, that radiation energy which wave associated with magnetic field and electric field during motion and these both field are perpendicular, मतलब perpendicular 90 डिग्री पर, perpendicular to each other and perpendicular to propagation path, प्रोपेगेशन पाथ। तो एक स्पेशल टाइप की बेटा वेव होती हैं, जब वो वेव चलती हैं तो जिस डायरेक्शन में जा रही हैं उस डायरेक्शन के दो 90 डिग्री पर, जैसे अबो एंड बिलो, अबो और परपेंडिकुलरली दो फील्ड रहते हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। तो इस टाइप की वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब भी मूव करेगी तो इसकी वेलोसिटी जो होती है वो लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है। ये मूव करती हैं, मूव विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो बेटा आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट पता है, यानी कि इनकी स्पीड हमेशा कितनी रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
और तीसरी बात है कि इनको मूव करने के लिए किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता बेटा, कोई भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मेरी आवाज आप तक पहुंचने के लिए किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट है, लेकिन वहां पर मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है इस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो नो नीड ऑफ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। तो समझना है बेटा, अच्छे तरीके से समझना है कि 3 पॉइंट हैं। कुछ हमारे जो भी हम देखते हैं, हमारा पूरा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में कुछ ऐसी एनर्जी अवेलेबल है, एनर्जी जो हमें दिखाई नहीं देती है, ऐसी एनर्जी अवेलेबल है जिस जो मूव करती हैं तो वेव की फॉर्म में मूव करती हैं, उसके साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रहता है। इनकी स्पीड जो होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है, और इनको प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट भी नहीं होता। इसका मतलब क्या है, देखो इस चीज को कैसे समझोगे। इसका मतलब इस तरह की वेव जो भी हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो भी होगी, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सी हैं, जो भी ये वाली एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये डिफ्लेक्ट नहीं होगी, नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि खुद ही वो फील्ड रखती हैं, तो उसको क्या अफेक्ट करेगा इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में इफेक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछेगा बेटा आपसे कि कौन सी ऐसी वेव है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इफेक्ट नहीं होती, जिसके पास खुद ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अफेक्ट नहीं होती, तो ये चीज शो करती है कि इसके पास क्या नहीं हो सकता, इसके पास जो है चार्ज नहीं हो सकता। अगर चार्ज होता तो पॉजिटिव होता तो नेगेटिव पोल की तरफ जाती, नेगेटिव होता तो पॉजिटिव की तरफ जाती। दूसरा पॉइंट देखो, मूव विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, एनर्जी ही है mc स्क्वायर, एनर्जी mc स्क्वायर। तो इसका मतलब ये सारी की सारी एनर्जी जो है, जो सारा का सारा मास है, इस स्पीड से चल रहा है, तो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये वेव चार्ज लेस और मास लेस होती हैं। ना तो इसमें मास है, चार्ज लेस, मास लेस है। आप फिजिक्स में रिलेटिव थ्योरी मासलेस इसलिए कि जो भी कोई चीज अगर लाइट की वेलोसिटी जितनी तेज चलने लग जाए, जब कोई चीज चलती है ना बेटा, तो चलती है तो उसका क्या होता है कि मास कम होने लगता है, और मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेगा तो मास उसका 0 हो जाएगा। तो ऐसी जो एनर्जी होती है उसको चार्जलेस मासलेस एनर्जी को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। मास जो है वो किसी भी पार्टिकल का, जैसे इलेक्ट्रॉन तक है तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम बोलते हैं कि इसका मास होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो लाइट की वेलोसिटी नहीं है। कोई भी पार्टिकल, फिजिक्स ये बोलती है कि कोई भी पार्टिकल इतना तेज चलने लग जाए, मतलब कि उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी जितनी हो जाए या उससे ज्यादा, उससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है, लाइट की वेलोसिटी हो जाएगी तो उसका मास नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं मास लेस। मास और बिल्कुल सर जब वो चीज स्टेशनरी होगी तब भी उसमें कोई मास नहीं रहेगा? नहीं, तब तो मास रहेगा ना, इसीलिए तो मूविंग बात कर रहे हैं ना। तब यही एनर्जी फिर वेव नहीं रहेगी, तब पार्टिकल बन जाएगी। जब मास होगा तो ये पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी। इसमें देखो हमने लिखा है ना, विद वेव एसो मैग्नेटिक ड्यूरिंग मोशन। तो इसका मतलब कुछ ऐसी एनर्जी है हमारे एटमॉस्फेयर में जो एनर्जी चार्जलेस और मासलेस है, और वेलोसिटी की लाइट से चलती हैं, और उन वो वैक्यूम में भी चलती हैं बेटा। देखो, नो नीड ऑफ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, मतलब वो किस में मूव कर सकती हैं। इस पॉइंट का मतलब ये है कि मूव इवन इन वैक्यूम, जहां वैक्यूम होगा वहां भी चल सकती हैं वो। तो इस टाइप की कुछ एनर्जी है एटमॉस्फेयर में अवेलेबल, वो एनर्जी जिनकी ये प्रॉपर्टी होती है। और इनडायरेक्ट, भाई किताब तो ये बात लिख देगी, भाई ये पॉइंट पढ़ लो, रट लो, लेकिन इन बातों का मीनिंग क्या है? इन बातों का मीनिंग है कि चार्जलेस और मासलेस वेलोसिटी ऑफ लाइट से जा रही है, तो इसका मतलब उसका मास नेग्लिजिबल है। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड खुद रख रही है और डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब चार्ज भी नहीं है। तो ऐसी एनर्जी चार्जलेस और मासलेस है जो इवन वैक्यूम में भी चल सकती है। तो ये ऐसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव फॉर्म में जब मूव करेगा तो वेव फॉर्म में आ जाएगा। सर ये नॉन मैकेनिकल एनर्जी का टाइप है ना? बट अब इतना फिजिक्स तो मुझे ध्यान नहीं कि मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल कैसे लेते हैं, उसका मुझे क्लियर नहीं है, वो आपको फिजिक्स वाले सर ज्यादा बताएंगे। पर ये मैं ये बता रहा हूँ कि एक ऐसी तरह की एनर्जी अवेलेबल है हमारे पास, जो एनर्जी अवेलेबल है। अब वो कौन सी वाली है, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा तो आप अटैच कर लेना, देख लेना भाई मैकेनिकल बन रही है या नॉन मैकेनिकल बन रही है ना। मैं बताऊंगा कि ये कौन कौन सी एनर्जी है। हाँ सर बोलो बेटा।
सर हम ये मानते हैं कि इसका मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया हाँ, मतलब अगर लाइट की स्पीड से चलने की वजह से। लाइट की वेलोसिटी से, जैसे सपोज हम ऐसी कोई मिसाइल तैयार कर दें जिसकी स्पीड लाइट की वेलोसिटी जितनी हो जाए ना, तो वो फिर हमें उसका मास बिल्कुल हल्का हो जाएगा, मास नेग्लिजिबल हो जाएगा, मास मेजर नहीं होगा फिर उसका। तो इसलिए जैसे हमारा मास है, जैसे जितना भी है, मान लो हमारा वेट है कुछ, अगर मास है कुछ, वेट है कुछ, अब हम अगर भागने लगे तो भागने पर हमारा मास धीरे धीरे कम होता है, और अगर हमारी स्पीड बढ़ती 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 वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी जितना हो जाए तो हम मास लेस हो जाएंगे फिर। बाकी काफी मैंने, जैसे मैंने बताया कि मैं थोड़ा बहुत आपको बता रहा हूं, बाकी बहुत कुछ आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। क्लियर बेटा? तो यस सर। ऐसी एनर्जी है, कौन कौन सी पॉइंट लाते हैं भाई, कौन कौन सी एनर्जी ऐसी एटमोस्फेयर में अवेलेबल है? तो आप देखोगे, हाँ एक बात और क्लियर कर देता हूं, जो भी ऐसी एनर्जी है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाइन्थ क्लास में भी पढ़ते थे, उसको वेव जो है वो ऐसे चलती है बेटा। तो जो वेव कोई होती है वो ऐसे चलती है, तो ऐसे चलती है, तो जो आप दो कोई भी जो क्रिस्ट या ट्रफ देखोगे आप, इनकी डिस्टेंस इक्वल होगी हमेशा, ये और ये वाली। और ये जो डिस्टेंस होती है जो कंटिन्यूअस ट्रफ या क्रस्ट के बीच का, इसको हम बोलते हैं उस वेव का वेवलेंथ। इसको क्या बोलेंगे बेटा? वेवलेंथ। भाई छोटी वेव हो सकती है, बड़ी वेवलेंथ हो सकती है, तो वेवलेंथ इसको हम लेमडा से लिखते हैं, इसका सिंबल होता है लेमडा। वेवलेंथ तो छोटी छोटी कुछ डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। वेव होगी तो उसकी वेवलेंथ होगी। और फिर एक होता है वेवलेंथ, और एक होता है बेटा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि पर सेकंड किसी पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है कोई, इस पर सेकंड में, 1 सेकंड में कितनी वेव क्रॉस कर रही है इसको, तो पर सेकंड कितना वेव पास होता है किसी भी पॉइंट से, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो वेवलेंथ क्या बोलोगे? डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यूअस या एडजेसेंट कंटिन्यूअस ट्रफ और क्रस्ट, उसको वेवलेंथ बोलते हैं। ये आपके बोर्ड में आ जाए 11th क्लास में। और फ्रीक्वेंसी क्या होंगे, क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी आपकी? वेव पर सेकंड, पर सेकंड में कितना वेव पास्ड पर सेकंड फ्रॉम पॉइंट, कोई भी चीज ले लो, फ्रॉम एनी पॉइंट कंसीडरिंग पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट से अगर हम पास कर रहे हैं 1 सेकंड में कितनी जा रही है, तो उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, इसको लेमडा से, इसको न्यू से। दोनों में रिलेशन क्या होगा, जब भी कभी हमारे पास दोनों में रिलेशन निकालना पड़ेगा, तो किसी भी फोर, देखो एक क्लियर चीज है कि जो लेमडा है या न्यू है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो किसी भी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जितनी वेवलेंथ बड़ी होगी तो पर सेकंड कम पास होंगी, तो न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लेमडा, पढ़ा भी होगा 9th 8th क्लास में, सब जगह होता है। इसका मतलब अगर किसी भी फोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी को उसके लेमडा से मल्टीप्लाई कर दे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है सी। सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये बेटा हर एक वेव के लिए नहीं बताना है, ये सिर्फ किसके लिए बताना है आपने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए बताना है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो सी, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वो फ्रीक्वेंसी और उसके लेमडा को मल्टीप्लाई करने पर मैथमेटिकली वैल्यू आती है। तो ये एक प्रॉपर्टी आ गई, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी को उसके लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल आ जाएगा। क्लियर बेटा? दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज यहां पर यह है कि एक होता है वेव नंबर, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि एक वेव नंबर होता है, वेव नंबर। वेव नंबर को लिखते हैं न्यू बार से। ये जो होता है ये 1 अपॉन लेमडा है, लेमडा का रेसिप्रोकल वेव नंबर है। ये होता है कि 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव बन रही है, वेव पर सेंटीमीटर।
पर सेंटीमीटर लेंथ में कितनी, ये तो पर सेकंड था, पर सेकंड में कितनी वेव जाती है तो फ्रीक्वेंसी, पर सेंटीमीटर मान लो ये 1 सेंटीमीटर लेंथ में यहां से कितनी वेव गई तो उसको बोलते हैं वेव नंबर। तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। ये फार्मूले याद करने अच्छी तरीके से, आपको इनका यूज होगा अब आगे। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए इतना आएगा। अब ध्यान करो, आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था नॉट कि कोई भी जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट Yes, sir. प्रोपोर्शनल होती है, तो मैंने बताया था इक्वेट करेंगे तो एच न्यू आ जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। और ई इज Yes, इक्वल sir. टू, आज इस थ्योरी को भी लगा देते हैं, तो न्यू इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, सी बाई लेमडा। C upon lambda. ये, और इसीलिए तो हम कहते थे कि लेमडा कम होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी। तो नोट रिजल्ट क्या आया, जिस किसी की भी एनर्जी ज्यादा होगी, देखो ई ज्यादा होगा तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, है ना। और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो लेमडा कम होगा। तो जिस भी वेव की एनर्जी ज्यादा होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और लेमडा कम होता है। क्लियर बेटा, यहां तक ये छोटे छोटे फार्मूले हैं, किसी को कोई डाउट? नो सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर, इसकी सारी प्रॉपर्टीज तो आपने जो पिछली क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पढ़ाया था उससे मिल रही हैं। हाँ मिल रही है, वही है, उसी पॉइंट को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये वाला वो पॉइंट वहां पढ़ा था हमने, और यहाँ अब Yes, ये sir. नए पॉइंट आ रहे हैं तो इसको मैं वहां से अटैच कर रहा हूं। मैं वही चीज है, सेम वही वाली। ठीक है सर, ओके। अब देखो बेटा, अब इसका मतलब अब हम ये देखते हैं कि एग्जाम्पल ढूंढते हैं, ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आते हैं एग्जाम्पल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ये वाली एनर्जी आती है, जैसे कॉस्मिक रेज जो सूरज की रोशनी में होती है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज सूरज में भी होती हैं, रेडियो एक्टिव डिके में भी होती है, एक्सरे जैसे एक्सरे करवाने जाते हैं हम लोग, वो भी एक एनर्जी है, उसको देख थोड़ी पाते हैं एक्सरे को अपने, कॉस्मिक रेज को भी नहीं देख पाते, गामा रेज को भी नहीं देख पाते हम। फिर आती है आपका यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रा वायलेट यूवी। फिर विजिबल, विजिबल वो है जिसको आप देख पाते हो। फिर आई आर, इंफ्रारेड, ये वाली एनर्जी जिसको आई आर एनर्जी बोलते हैं। फिर आगे और पढ़ेंगे, बहुत सारी होती है, माइक्रोवेव, फिजिक्स में तो और भी पढ़ोगे आप, माइक्रोवेव जो आपकी वायरलेस में यूज होती हैं, रेडियो वेव्स जो रेडियो यूज करते हैं। तो ये जो मैंने सारी वेव्स लिखी हैं ये सारे के सारे बेटा एग्जांपल हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। और इसमें आप इधर से इधर जाओगे तो जैसे जैसे आप इधर से इधर जाओगे, मैंने इधर से इधर की बात कर रहा हूं, इधर से इधर जाओगे तो आप देखोगे कि वेवलेंथ इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इधर से इधर जाने पे देखो वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो बेटा वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है इधर से इधर जाने पे, तो एनर्जी डिक्रीज होगी और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो इट मींस क्या हुआ कि रेडियो वेव जो होंगी उसकी वेवलेंथ ज्यादा है लेकिन एनर्जी तो बहुत कम है ना बेटा। रेडियो वेव्स की एनर्जी बहुत कम है लेकिन वेवलेंथ बहुत ज्यादा, दूर दराज के एरिया में भी अगर कहीं स्टेशन से वेव जा रही है तो पकड़ लेता है, वो दूर से भी रेडियो बज रहा होता है, बिल्कुल गांव में पहाड़ों में रेडियो बज रहे होते हैं। और इधर देखो कॉस्मिक रेज जो है, कॉस्मिक रेज का लेमडा सबसे कम होगा, तो कम होगा तो एनर्जी सबसे ज्यादा, इसलिए ये हार्मफुल है। कॉस्मिक रेज की हाई एनर्जी है, इसीलिए हम कहते हैं जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो मोर हार्मफुल होगा, इसलिए ये हार्मफुल होता है, मोर हार्मफुल। कौन? कॉस्मिक, एक्सरे को भी तो हार्मफुल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि भाई इधर जाओगे तो लेमडा इंक्रीज हो रहा है लेकिन इधर आओगे तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, जितनी एनर्जी ज्यादा होगी वो बॉडी के अंदर चली जाएंगी रेज, तो वो ज्यादा यूज उसका हार्मफुल हो सकता है। अब पॉइंट आता है बेटा हमारा ये विजिबल रीजन, यहां देखो आप, तो विजिबल रीजन छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि 7 ही तो कलर हैं जिसकी आपको आईज आपकी देख पाती है इन कलर को, क्या बोलते हो इसको आप? VIB, GY, विबग्योर। तो विबग्योर जो देखते हो तो इसका मतलब इधर से इधर चलोगे, पहले भी शायद मैंने बात बताई आपको, तो इसमें भी इधर से इधर जाओगे तो लेमडा इंक्रीज होगा और एनर्जी डिक्रीज होगी, इसलिए रेड कलर जो होता है उसका लेमडा सबसे ज्यादा। इसीलिए जो आप देखते हो कि डेंजर के साइन जो होते हैं वो सब रेड कलर के बनाए जाते हैं क्योंकि लेमडा ज्यादा होता है, दूर से दिख जाता है।
और मेन कलर जो है ब्लू ग्रीन रेड है, तो इधर आते जाओगे तो एनर्जी ज्यादा होती जाएगी, तो ब्लू ज्यादा हार्मफुल है। जैसे कोई फ्लेम देखो, कैंडल है, कैंडल बर्न होता है तो उसमें 7 के 7 कलर दिखाई देंगे आपको, तो उसमें जो रेड कलर होगा वो उतना हार्मफुल नहीं होगा जितना आपका ब्लू कलर हार्मफुल होगा या वायलेट कलर हार्मफुल होगा। तो ये जो सारे एग्जाम्पल हैं, इन सब पर ऊपर वाली प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो। ये जो सारे रीजन है इसके ऊपर, यही आपने पढ़ा था कि जो विजिबल रीजन है ये बामर सीरीज में मिलता है आपको, अल्ट्रा वायलेट रीजन लाइमन सीरीज में मिलता था आपको, यहां वेवलेंथ मिलती थी। अप्रोक्सीमेट में बताऊं तो ये 4000 एंगस्ट्रॉम से 3800, अप्रोक्स बता रहा हूं, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, 3800 एंगस्ट्रोम तक, ये 7800 एंगस्ट्रोम तक जो रेंज आती है वो विजिबल होती है, 4000 से 78 तक। तो इसको बेटा हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बेटा प्रॉपर्टी है। अब बात क्यों कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी भाई केमिस्ट्री में हमें फिजिक्स लाने की? इसकी बात इसलिए पड़ी कि जो आगे वाली बात पढ़ने जा रहे हैं हम, जो आगे वाले प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं वो यहीं से क्लियर होंगे। इसका मतलब जब कोई एनर्जी मूव करती है, जैसे लाइट एनर्जी ले लो आप, लाइट जब मूव करती है, तो लाइट एनर्जी जब मूव करती है तो इसका मतलब उसमें वेव नेचर भी हो सकती है और पार्टिकल नेचर भी हो सकती है। अब वो डिपेंड करेगा स्पीड कितना है। तो इस पॉइंट पर ये पॉइंट आता है आपका कि इसको हम बोलते हैं ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। जो लाइट है बेटा उसकी ड्वेल नेचर होती है। अब ये फिजिक्स का थोड़ा सा पार्ट है, मैं थोड़ी थ्योरी बस यहां बता देता हूं। ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, थोड़ा थोड़ा करके भी बहुत सारा कर रहे हैं हम। ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, लाइट की ड्वेल मतलब दो नेचर होती हैं। दो नेचर कौन सी होती है ड्वेल नेचर ऑफ लाइट? वेव नेचर और एक बेटा होती है इसकी पार्टिकल नेचर। वेव नेचर को हम वेवलेंथ से देखते हैं, लेमडा से। पार्टिकल नेचर मोमेंटम से देखा जाता है, मोमेंटम मतलब पी से, P इज इक्वल टू mv। तो डेल नेचर ऑफ लाइट, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, और इसके हमारे पास प्रूफ है। तो ये फॉलोइंग फिनोमिना जो हैं, जो आप आज तक पढ़ते आए छोटी क्लासेस में 10th तक, वो सब लाइट के वेव नेचर पढ़ते आए थे आप। फॉलोइंग फिनोमिना, सिर्फ पार्टिकल नेचर के नीचे क्या लिखा हुआ है? पी पार्टिकल नेचर होगा तो मोमेंटम से शो करोगे, पी का मतलब मोमेंटम। ओके सर। और मोमेंटम क्या होता है? mv। मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम बन जाएगा बेटा। मतलब कोई भी अगर किसी का पार्टिकल नेचर है तो उसका मास होगा, और मास होगा और वो चलेगा तो उसका मोमेंटम बन जाएगा। तो फॉलोइंग फिनोमिना, कुछ फिनोमिना ऐसे हैं बेटा जो एक्सप्लेन होते हैं बाय वेव नेचर। ऐसे कौन से हैं जो वेव नेचर से एक्सप्लेन होते हैं? जो आज तक जनरली 10th क्लास तक पढ़ते आए। जैसे 10th क्लास तक आपने पढ़ा होगा कि पानी में कोई सिक्का डाल दें तो ऊपर उठा हुआ दिखता है आपको, स्टिक मुड़ी हुई दिखाई देती है आपको, ऐसा कुछ पढ़ते हो। तो इनको साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं हम डिफ्रैक्शन, इंटरफ्रेंस। इवन आप अभी अभी जा करके पूरा, अब आगे वाली क्लासेस में तो पूरा फिजिक्स में चैप्टर के चैप्टर पढ़ोगे, ये सारा डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, पोलराइजेशन एटसेट्रा, बहुत सारे हैं जो पढ़ोगे फिजिक्स में, वो सब लाइट की वेव नेचर से एक्सप्लेन होंगे। बट बेटा कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होते, वो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होते हैं, जो ये शो भी करते हैं प्रैक्टिकल कि जो लाइट है उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है। हम बात करते हैं पहले इनका, तो आप पढ़ोगे ही फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एक दो जरूरत है, वो पार्टिकल नेचर में बताने जा रहा हूं आपको। तो यहां हम करेंगे पार्टिकल नेचर के कौन कौन से फिनोमिना है। सर सर ये आपने ऊपर जो वो रेज बताई हैं, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, वो सब वो हाँ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सारे वेव है? एग्जांपल बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हैं, जितने मैंने लिखे हैं ना, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जैसे साउंड, साउंड है Yes, बेटा, sir. जो साउंड हम बात कर रहे हैं, जैसे ये साउंड एनर्जी है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। Yes, sir. क्योंकि अगर हम दोनों आमने सामने खड़े हैं, हवा नहीं है, तो आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंचेगी। बीच में ग्लास लग गया तो आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंचेगी। तो उनको तो जिस भी एनर्जी को मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। जिसको मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता वो सारे एग्जांपल
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्लियर? सर जो ये विजिबल रेज है वो भी है, हाँ, विजिबल रेज भी, जैसे विजिबल, विबग्योर है। हाँ विबग्योर है। तो ये सारा हमारा किस वेव, किस नेचर में, लाइट आ गई ना ये। इसको कॉमन लैंग्वेज में हम क्या यस बोलते हैं, जो कलर देखते हैं इसको हम बोलते हैं लाइट। तो लाइट जो यस है सर। वो भी किस कैटेगरी में आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आएगा। और तभी ओके तो सर, बोलते हो ठीक। आप, लाइट की वेलोसिटी कितनी बोलते हो बेटा, छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हो, 8। 3 × 10 यस सर, रेज टू थ्री पावर इंटू 8 टेन मीटर रेज टू पर पावर सेकेंड। 8। तो जिसकी यस ये सर। वेलोसिटी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यस सर। क्लियर? यस तो सर, देखो ठीक। बट कुछ फिनोमिना ऐसे हैं बेटा जो इसकी पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होते हैं, आपको ये ज्यादा जरूरी है जो केमिस्ट्री में याद करना है। कौन कौन से वाले, फॉलोइंग फिनोमिना एक्सप्लेन बाय पार्टिकल नेचर। ये टोटल 5 फिनोमिना ऐसे हैं बेटा, 5 फिनोमिना ऐसे हैं जो पार्टिकल नेचर से, रट डालो, बाकी इसके अलावा जो भी आएंगे वो सारे वेव नेचर में ले जाना लाइट के लिए। तो ये 5 कौन कौन से हैं, देखो मैं लिख रहा हूं। नंबर 1, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नंबर 1। नंबर 2, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ये होता क्या है, ये मैं एक ही पढ़ाऊंगा, बाकी नहीं पढ़ाऊंगा, ये फिजिक्स में आएगा, एक से थोड़ा में आइडिया आ जाएगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नंबर 3, कॉम्पटन इफेक्ट। नंबर 4, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी। अब नाम याद कर लो, आगे आएगा, बहुत कुछ आना है अभी। वेरिएशन ऑफ, फिजिक्स में आएगा लेकिन, हीट कैपेसिटी विद टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी एक प्रॉपर्टी होती है, वो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है वो भी आप एक्सप्लेन करोगे, तो आप पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करोगे। और 5th नंबर है एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। ये तो पढ़ ही चुके आप, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। कोई एटम होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तो लाइन बनती है, जैसे लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पासन। तो लाइन, लाइन का मतलब ऐसे कंटिन्यूअस नहीं है, ऐसे लाइट को देखें तो ऐसे हमें कई बार ऐसे कंटिन्यूअस दिखाई देता है, लेकिन है नहीं कंटिन्यूअस। मैंने आपको बल्ब वाला एग्जांपल दिया था, लाइट वाला, याद हो तो आपको। एक्चुअल में छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, टाइम गैप बहुत कम होता है, इसलिए ये लाइन बनती है। तो ये लाइन स्पेक्ट्रा दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा। इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं दिखाई देगा आपको, डिसकंटिन्यूअस दिखाई देगा। डिसकंटिन्यूअस होगा बेटा तभी तो लाइन बनेगी। तो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। तो आपने अभी ये ध्यान देना है कि भाई लाइट की ड्वेल नेचर होती है, लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है और लाइट का वेव नेचर भी होता है। मोस्ट ऑफ केसेस में अब तक जो पढ़ते आए वो लाइट की वेव नेचर पढ़ते आए, क्योंकि ज्यादातर लाइट वेव नेचर से ही एक्सप्लेन होती है। बट नेचर में कुछ ऐसे फिनोमिना है, अगर लाइट की वेव नेचर लगाएं तो एक्सप्लेन नहीं होंगे। इसका मतलब लाइट में पार्टिकल नेचर भी होता है। अब वो किस फिनोमिना के लिए क्या बिहेव शो करता है ये डिपेंड करता है, वो अब आगे पढ़ेंगे किस टाइम पे कौन सा बिहेव आएगा। लेकिन पार्टिकल नेचर में आप 5 आंसर देंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी विद टेम्परेचर, एंड लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। अब बेटा आपके जो इस चैप्टर के अंदर है, केमिस्ट्री में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर में एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चन भी डाल रखे हैं इसके। तो ये क्या चीज होती है, इससे आइडिया लेते हैं। बाकी सब फिजिक्स में, वैसे ये सारी चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूं ये फिजिक्स में दोबारा पढ़ोगे आप। देखो नाम देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब फोटोन, फोटोन किसके पार्टिकल होते हैं, लाइट के पार्टिकल, पढ़ के आए हो आप। जब लाइट किसी मेटल के ऊपर गिरती है तो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर निकलने लग जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसलिए इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कैसे डिफाइन करोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, व्हेन लाइट ऑफ appropriate energy is incident on surface of metal, then
there is ejection of electron from metal surface. क्या बोल रहा है? कहता मान लो ये मेटल है, इसकी वजह ऐसे बनाते हैं, सपोज मेटल रख दी मैंने ऐसे, इस मेटल के ऊपर मैंने क्या डाला? लाइट डाली, और लाइट किसकी बनी होगी? सपोज लाइट आई, लाइट आने पर मेटल पर गिरने पर एप्रोप्रिएट अमाउंट होना चाहिए एनर्जी का, तो आप देखोगे कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएंगे। मेटल की सरफेस पर एप्रोप्रिएट एनर्जी की लाइट आएगी तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का एक स्ट्रीम बाहर निकलेगा, ऐसे स्ट्रीम बाहर जाएगी इलेक्ट्रॉन की। इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट इज नॉन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बेटा जरा सोचो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने क्यों बोला इसको? देखो लाइट आ रही है तो एक इंटरेस्टिंग बात पता लगी कि लाइट जब आती है, अगर लाइट कंटिन्यूस आती तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली निकलते और इलेक्ट्रॉनों की काउंटिंग नहीं पता चल पाती, आपको लगातार निकलते ही रहते। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात पता चली कि जो लाइट आती है, जितने लाइट के पैकेट, मतलब लाइट की आपकी पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन किया तो एक्चुअली में लाइट कंटिन्यूस नहीं आई, जो आपकी वो थ्योरी पढ़ी थी एक आपने, कि यहां पर जो लाइट आई वो छोटे छोटे पैकेट्स में आई। जितने लाइट्स के पैकेट्स गिरे, तो एक पैकेट की एनर्जी बेटा पढ़ चुके हो, एक पैकेट की एनर्जी को हम क्या लिखते थे? ई फोटोन। एनर्जी ऑफ ईच पैकेट। तो इंपॉर्टेंट बात क्या निकली? जितने फोटोन आए उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। जैसे 4 फोटोन आए तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर, 5 आए तो 5 बाहर निकले। तो ये चीज ये शो कर रही है कि ये फोटोन है तो पैकेट्स है एनर्जी के, पैकेट्स हैं तो पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किससे एक्सप्लेन होता है? particle nature of light. So when light of appropriate energy is incident on surface of metal, then there is ejection of electron from metal surface. It is known as photoelectric effect. फोटोन आएंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जब इलेक्ट्रॉन बेटा बाहर निकलेंगे तो ये किसी सर्किट में डाल देंगे फिजिक्स के अकॉर्डिंग, तो वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन, emitted electron are known as photoelectron, क्योंकि ये फोटोन ने निकाले हैं। तो जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं इसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जो ये फोटो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जब पास होंगे तो करंट बन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी फिजिक्स के अकॉर्डिंग। इसका फ्लो ही तो इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए इसको बोलेंगे, जो इससे ये करंट कैरी करेंगे उसको फोटो इलेक्ट्रिक जो है करंट बोलेंगे। एंड करंट carried by photoelectron is known as photoelectric current. तो ये थियोरेटिकल पार्ट हो गया बेटा। बड़ा सिंपल है कि अगर किसी मेटल की सरफेस के ऊपर हम एप्रोप्रिएट एनर्जी की लाइट डालते हैं तो लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाते हैं। इस फिनोमिना को बोलते हैं, दैट फिनोमिना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं फोटोन के इफेक्ट से निकलते हैं, सो दे आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन एंड करंट कैरिड बाय दीज इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर बेटा? लेकिन मेन पॉइंट इसमें क्या आ रहा है? ये वाला पॉइंट, पार्टिकल नेचर ये चीज शो कर रहा है, जितने एनर्जी के फोटोन आएंगे उतने, अब मान लो लाइट आ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी, मतलब वेवलेंथ सबकी सेम होगी। तो जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उतने ही, जितने फोटोन आ रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो पॉइंट क्या हो जाएंगे इसके? 1 by 1 पॉइंट अगर करें हम एक्सप्लेन। नंबर 1, नंबर ऑफ ejected electron
is equal to number of incident photon of light. लाइट के जितने फोटोन गिरेंगे ऊपर उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ये क्या चीज शो कर रहा है? फोटोन। ये जो शो कर रहा है ये पार्टिकल नेचर, शोइंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। दूसरी बात देखो, जो भी सपोज एक फोटोन आया, कोई लाइट का एक फोटोन, वैसे तो एक नहीं होगा, मैं इसे आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, एक फोटोन आया तो एनर्जी तो सभी फोटोन की इक्वल होगी। तो किसी भी फोटोन की एनर्जी इतनी तो होनी चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। हर एक फोटोन इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकेगा। जो फोटोन आएगा उसके पास एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे मिनिमम amount of energy, minimum amount of energy of photon required to eject electron is known as work function। मतलब उस एनर्जी से कम हो गया तो फिर वो इफेक्ट नहीं आ पाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। तो एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए फोटोन के पास रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वर्क फंक्शन। इसको वर्क फंक्शन को हम W नोट से लिखेंगे। और वर्क फंक्शन क्या है? एनर्जी से भी तो लिखते हैं है सर, फाइव से भी तो लिखते हैं वर्क फंक्शन को। हाँ, फाइव से भी लिख सकते हो, W नोट से भी लिख दो, फाइव से भी लिख दो, वर्ड से पता लग जाएगा आपको। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन बेटा मतलब, दोबारा देखो समझाता हूं इस बात को, कहना क्या चाहता है। सपोज कहता है कि ये मेटल है, मेटल पर ये सपोज फोटोन आ रहा है, तो इसके पास एक सफिशिएंट अमाउंट एनर्जी तो होना चाहिए। जितना एनर्जी इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए चाहिए होगा, यहां से हटाने के लिए, उस मिनिमम अमाउंट एनर्जी को बोलेंगे वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन है तो बेटा एक एनर्जी ही, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो वर्क फंक्शन जितना मिनिमम अमाउंट चाहिए, तो वर्क फंक्शन अगर वर्क इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन के अप्रोक्स इक्वल टू है, वर्क फंक्शन भी एनर्जी है और एनर्जी क्या होता है? एच न्यू। तो इसको लिख लेंगे एच न्यू नोट। वर्क नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नोट। तो ये क्या हो जाएगा? वर्क फंक्शन। और ये एच प्लैंक कांस्टेंट वही वाला न्यू नोट हो जाएगा, इसको बोल देंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आपको थ्रेशोल्ड इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। हाँ, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होगी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि मिनिमम एनर्जी है। वर्क क्या है? मिनिमम एनर्जी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिनिमम एनर्जी। और ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ज्यादा हो तो बेटर है, इतना तो चाहिए ही। और अभी आपने पढ़ा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? सी बाई लेमडा। तो एच नोट को ये भी तो लिख सकता हूं एच सी बाई लेमडा नोट। जितना एनर्जी ज्यादा होगा लेमडा नोट कम होगा। तो ये जो लेमडा नोट है इसको आप बोलोगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि अगर एनर्जी मिनिमम है तो थ्रेशोल्ड मैक्सिमम होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आगे समझते हैं और आगे बात को। तो इसका मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को सिर्फ यहां से हटाने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से हटाने के लिए जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगा मेटल के लिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वर्क फंक्शन, मतलब एनर्जी। तो वर्क नोट इज इक्वल टू एच न्यू नोट, मतलब एच सी बाई लेमडा नोट, कैसे भी लिख सकते हैं। अगर इससे ज्यादा अमाउंट एनर्जी का दे दूं तो वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा भी, उसको भगाएगा भी। तो जो भी आपकी एनर्जी होगी वो वर्क फंक्शन में भी यूज होगी और काइनेटिक एनर्जी में भी यूज होगी। तो क्या बोल सकता हूं मैं? if energy of
इंसिडेंट फोटोन is higher than work function, then सरप्लस एनर्जी जो एक्स्ट्रा है, सरप्लस एनर्जी इज यूज्ड फॉर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। के आई मतलब काइनेटिक एनर्जी। कैसे? सपोज एक फोटोन की एनर्जी बहुत ज्यादा दे दी मैंने, एक एनर्जी फोटोन की बहुत ज्यादा दे दी, तो वो करेगी क्या? एक फोटोन है, ये देखो दोबारा मेटल सरफेस, यहां से फोटोन आया, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो जितनी भी एनर्जी मैंने दी इसको ई फोटोन की एनर्जी दे दी। तो जैसे ही ये यहां मेटल सरफेस पे आया, इसने यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला और बाहर निकाल के मूव भी कराने लग गया इधर, तो यहां जो एनर्जी लगी वो वर्क फंक्शन है। तो टोटल एनर्जी तो मैंने ईपी दी, इलेक्ट्रॉन को हटाने में जो एनर्जी लगी वो वर्क फंक्शन, बाकी जो बचेगी वो इसको मूव कराने में लग जाएगी, तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एनर्जी तो टोटल कंजर्व होती है। तो इसका मतलब एक फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू कहां कहां यूज होगी? वर्क फंक्शन में प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो किसी भी फोटोन की एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी में यूज होगी। तो ये तो फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है ये। अब मैं अगर ये एनर्जी बढ़ाता चला जाऊं, ईपी एनर्जी फोटोन की बढ़ाता चला जाऊंगा, यहां जितनी लगनी है वो लगती जाएगी, तो इफेक्ट किसको मिलेगा? फायदा किसको मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी को। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो हम यही बोलते हैं कि अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बढ़ाते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन के नंबर में इंक्रीज नहीं होता। एक फोटोन आएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, आप इसकी एनर्जी बढ़ाते जाओ, इसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाती रहेगी। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं इसमें? क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ गया हमारे पास यहां पर? नॉट ऑन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ फोटोन देयर इज इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी, लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन के नंबर नहीं बढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन में नंबर नहीं बढ़ेंगे। आप अगर एनर्जी को इंक्रीज करोगे, फोटोन की एनर्जी को इंक्रीज करोगे, तो जितना एनर्जी इधर लगना है वो तो फिक्स है, जो एक्स्ट्रा है इसको फायदा होता जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होता जाएगा। और ये डज नॉट अफेक्ट एंड एनर्जी डज नॉट अफेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई कितने इलेक्ट्रॉन निकले इस पर डिफेक्ट नहीं है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसी की एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो यहां बड़ी प्रॉब्लम बनती है, बड़े प्रॉब्लम बनते हैं यहां पर। कैसे प्रॉब्लम बनते हैं आप खुद देख लो। मान लेते हैं अपने एक एनर्जी ले ली आपने, एक फोटोन की एनर्जी दे दी ईपी, उसका वर्क फंक्शन है डब्ल्यू नॉट या फाई जो भी कह रहे हो आप, प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे बेटा? काइनेटिक एनर्जी इधर ले आओगे तो ई फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अब काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन है, तो आप कैसे करोगे? मतलब हम पूरा इफेक्ट देखना चाहते हैं कि कैसे इंक्रीज होगा, उसको प्रूव कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी तो है तो एच न्यू हो जाएगा, माइनस वर्क फंक्शन निकाल चुके हैं, एच न्यू नोट होगा। एच हमारे पास कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये इक्वेशन ही तो बन गया एक, y इज इक्वल टू एम, ये सारा हम ले लेते हैं x। तो ये जो इक्वेशन होता है आप मैथ में पढ़ते हो, y इज इक्वल टू एम एक्स का मतलब होता है ए स्ट्रेट लाइन
ए, थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी पढ़ लेते हैं, ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन वाई एंड एक्स फ्रॉम, कहां से हो जाएगा, फ्रॉम जो आपका ये बोलते हैं बिल्कुल एंड पॉइंट से हो जाएगा, फ्रॉम जीरो से हो जाएगा, फ्रॉम जीरो, और एम जो होगा वो स्लोप आएगा। तो यहां पर भी देखो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाऊंगा मैं, तो इधर काइनेटिक एनर्जी रखते हैं वाई एक्सिस पर, इधर ये डिफरेंस रखते हैं न्यू माइनस न्यू नोट का, ये तो पार्टिकुलर चाहिए, ये एक्स्ट्रा है जो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो ग्राफ कैसा आएगा, फ्रॉम ओरिजिन होगा, जीरो का मतलब आप लिखना चाहो तो ओरिजिन, ग्राफ ओरिजिन, तो ग्राफ देखो बेटा ऐसे आएगा, ये ग्राफ आ गया। तो इससे साफ पता लग रहा है ना कि जैसे जैसे आप ये वाली चीज बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जाऊंगा तो ये डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा, ये डिफरेंस बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी कंटिन्यूअसली, जिस रेशो में बढ़ाओगे उसी रेशो में बढ़ता जाएगा। और इसका अगर आप स्लोप खींचोगे तो जब भी किसी ग्राफ का स्लोप होता है बेटा, मैथ ये कहती है, फिजिक्स ये कहती है कि वो टेन थीटा होता है, और टेन थीटा अगर हमें थीटा की वैल्यू पता हो तो हम निकाल सकते हैं। तो ये थीटा इज इक्वल टू, ये एम से लिखते हो स्लोप को, तो एम की वैल्यू यहाँ क्या है, एच, तो इसी थीटा से एच से ही तो प्लैंक कांस्टेंट डिसाइड किया गया है कि कितना आएगा, यही तो प्रैक्टिकल थे जिनसे एच की वैल्यू डिसाइड की गई थी प्लैंक कांस्टेंट से। तो इससे बिल्कुल क्लियर शो हो रहा है बेटा कि अगर मैं एनर्जी बढ़ाऊं मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो डिफरेंस भी बढ़ेगा, डिफरेंस बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, लेकिन नंबर ऑफ एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं होंगे। दूसरी टाइप की प्रॉब्लम बनाना चाहते हो तो ऐसे बनाओ, मान लो कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो हम फार्मूला वही चलता जाएगा बेटा, नॉट कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सपोज ये निकालना है आप, तो ये भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, कैसे, फार्मूला वही, किसी भी फोटोन की एनर्जी जितनी भी दोगे आप, ईपी लिख दो, ई लिख दो, वो वर्क फंक्शन में यूज होगी प्लस काइनेटिक एनर्जी में यूज होगी, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। सपोज आप थ्रेश होल्ड वेवलेंथ निकालना चाहते हो तो निकाल लेते हैं अपने, एनर्जी क्या होगी, एच न्यू, वर्क फंक्शन होगा एच न्यू नॉट, प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी रखना चाहते हो या ये क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहां पर हम वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, वी वांट टू कैलकुलेट द वेवलेंथ, तो न्यू इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा वही फार्मूले, इसलिए मैं करवा रहा था वो आपको, सी बाई लेमडा, तो एच इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, तो एच न्यू नोट इज इक्वल टू सी बाई लेमडा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर आ गया आपका। आपको लेमडा नोट कैलकुलेट करना है, इक्वेशन बना लो, उसके हिसाब से सोल्व कर लो। देखो ये क्या हो जाएगा, एच सी कॉमन, 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जो जो डेटा दिए होंगे। तो 1 अपॉन, इधर लिख देता हूं देखो, 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट इज इक्वल टू, ये एच सी इधर जाकर के हाफ अपॉन एच सी हो गया। जो आपको चीज चाहिए वो निकाल लो, 1 अपॉन लेमडा, बाकी सारा इधर करते रहो जब तक लेमडा नोट नहीं आ जाता आपका। तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल, ये माइनस हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन एच सी इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा नोट। आपको लेमडा नोट निकालना था तो लेमडा नोट इधर ले जाओ, लेकिन एलसीएम से पहले तो कर नहीं पाओगे आप, पहले एलसीएम ले लो इसका। तो क्या आ जाएगा देखो, 1 अपॉन लेमडा नोट, ये आपका 2HC है, तो आपको लेमडा नोट कैलकुलेट करना है तो ये कर लो आप, तो जो भी वैल्यू आए 2HC बाई लेमडा, तो ये कितना आ जाएगा 2HC, और ये कितना आ जाएगा 2HC, इधर हो गया, इधर निकाल लेना, तो लेमडा एम वी स्क्वायर,
तो लैम्डा नोट की वैल्यू आ जाएगी। और जरूरत नहीं है ऐसे ड्राइव करने की, आप यहीं पे वैल्यू पुट करके सोल्व कर दिया करो। ये तो मैं बता रहा हूं कि मान लो ऐसा कोई डेरिवेशन ही पूछ ले आपसे, तो कैसे सोल्व करोगे आप। तो आप ड्राइव कर सकते हैं, जो चीज निकालनी है वो चीज इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब एक पॉइंट बेटा इसके अंदर ये आता है कि मान लो मैंने एनर्जी बढ़ा दी, तो आपने बोल दिया कि सर एनर्जी बढ़ा दी, तो एनर्जी बढ़ाने पर क्या हुआ। ध्यान रखना बेटा, इट शुड बी कीप्ड इन माइंड, इट इज वेरी इंडिस्पेंसेबल, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अगर एनर्जी इंक्रीज करते हो तो इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज नहीं होगा, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी। इसको बहुत सारे तरीके से हमने देखा। ऑन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ फोटोन देयर इज एनर्जी इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर मुझे इसका फोटोन बढ़ाने तो क्या करूं, तो फोटोन बढ़ाने हैं तो उसके लिए मुझे इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। इंटेंसिटी, ध्यान रखना वर्ड क्या देना है आपको, इंटेंसिटी। मतलब एनर्जी को बड़ा तेजी से पास करना पड़ेगा, बार बार उन फोटोन को तेजी से, फोटोन का नंबर बढ़ाना पड़ेगा, इंटेंसिटी का मतलब। तो फिर क्या लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजिंग करने का मतलब समझ लेना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटोन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटोन। अगर आप फोटोन बढ़ाओगे तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है। ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट हैविंग इक्वल और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये जरूरी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो निकलेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, हैविंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट हैविंग इक्वल और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो क्या फर्क पड़ेगा उसका बेटा, उसका फर्क पड़ेगा, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो जाएंगे इजेक्टेड होने वाले। ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट हैविंग इक्वल और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी देयर इज increase in number of ejected photoelectron। नंबर ऑफ, देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटोइलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हुआ बेटा, मैं समरी अगर दोबारा करूं मैं, तो सिंपली जब किसी मेटल के ऊपर व्हेन एनर्जी ऑफ व्हेन radiation of या light of appropriate energy is incident on metal surface, then there is ejection of photoelectron। दूसरा पॉइंट, minimum amount of energy required to produce photoelectric effect is known as work function और threshold frequency। नंबर 3, दो ये पॉइंट, अब लास्ट वाले जरूरी, सबसे जरूरी, अगर मैं किसी भी जितने फोटोन दूंगा एनर्जी के उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अगर मैं उन फोटोन की एनर्जी इंक्रीज कर रहा हूं, तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज नहीं होगा, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर मैं इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा हूं, इंटेंसिटी का मतलब मैं फोटोन बढ़ा रहा हूं, फोटोन बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले जो हैं वो भी बढ़ेंगे। ये इंटेंसिटी बढ़ाने से आपका इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी पर नहीं पड़ेगा, नोट इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी। और बेटा यही चीज ये प्रूव करती है, जब इंटेंसिटी और एनर्जी में कोई रिलेशन नहीं आ रहा हो, इंटेंसिटी और एनर्जी में देखो, एनर्जी अलग इफेक्ट दे रहा है, इंटेंसिटी अलग इफेक्ट दे रहा है। एनर्जी बढ़ा रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है फोटो इलेक्ट्रॉन की, इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है, जबकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो दोनों क्या आ रही हैं, नॉट रिलेटेड आ रही हैं। जब दोनों नॉट रिलेटेड होती हैं तो यही चीज बेटा शो करती है कि लाइट पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट शो हो रहा है। अगर ये वेव नेचर होता तो कंटिन्यूअस होती वो लाइट, जब कंटिन्यूअस लाइट ऐसे चलती तो इसका मतलब कंटिन्यूअस वेव नेचर होती, तब इंटेंसिटी और लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेटेड होते, इंटेंसिटी एंड एनर्जी रिलेटेड होते। लेकिन यहां रिलेटेड नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब लाइट जो जा तो दिखा में ऐसे रही है लेकिन जा कैसे रही है, पैकेट की फॉर्म में।
पार्टिकल नेचर में जा रही है। तो इंटेंसिटी और एनर्जी के अलग अलग इफेक्ट आए, इंटेंसिटी बढ़ाने के, एनर्जी के अलग अलग इफेक्ट आए, दैट मीन इट इज द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो एक्सप्लेन होता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा। तो यहां पर एक वर्ड और यूज होता है इस पॉइंट पे, एक चीज और आती है, एक आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये वर्ड भी यूज होता है। सर हाँ बोलो बेटा। अगर सर वेव होती तो अब भी इंटेंसिटी और एनर्जी कैसे रिलेटेड है? वो फिजिक्स में पढ़ोगे बेटा आप, उसके ना बड़े आप स्टीफन लॉ और बहुत सारे लॉ आएंगे, क्योंकि वेव नेचर सारा फिजिक्स में पढ़ोगे। तो मैंने सर आपको एक आउटलाइन बता दिया कि अगर एनर्जी और इंटेंसिटी डायरेक्ट रिलेटेड है, भाई एनर्जी बढ़ रही है इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, दोनों का इफेक्ट सेम आ रहा है, तो वेव नेचर हो गया। लेकिन इंटेंसिटी का अलग इफेक्ट आए और एनर्जी का अलग इफेक्ट आए, देन इसका मतलब पार्टिकल नेचर है उसका। हाँ बेटा बोलो, दूसरा कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कोई? सर जो वेव नेचर होता है लाइट का, उसमें वो लाइट कंटिन्यूस होती है या उसमें भी डिसकंटिन्यूस ही होती है? नहीं, यही तो बात थी ना कि लाइट हमें दिख रही है कंटिन्यूस, लेकिन वो कंटिन्यूस है नहीं। उसका इफेक्ट वहां जो पॉइंट आ रहा है, वो जैसे बल्ब की लाइट है या कोई है, तो वो पढ़ा था ना मैंने एक इफेक्ट पढ़ाया था, न्यूमेरिकल भी करवाए थे। कौन से वाला याद आया? प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी, लाइट इज इमिटेड इन डिस्क्रीट डिसकंटिन्यूअस पार्टिकल। यही चीज तो पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है। क्लियर? लेकिन सर फिर वेव नेचर में भी वो डिसकंटिन्यूस ही होगा ना? नहीं, वेव नेचर में कंटिन्यूस है। जैसे लाइट आ रही है, मतलब लाइट की दोनों नेचर होती हैं, ये मत सोचो कि आप पार्टिकल होगा या वेव। तो अब लाइट कौन सा प्रोसेस शो कर रहा है, उस शोइंग के पर डिपेंड करेगा कि उसकी कौन सी। जैसे लाइट आ रही है और आपने आगे कोई टुकड़ा रख दिया, या हम खड़े हो गए लाइट के सामने, तो हमारे पीछे शेडो बन गई। तो इसका मतलब ये लाइट की कौन सी नेचर है? वेव नेचर है। तो ये डिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्ट होती है लाइट, रिफ्लेक्ट होती है, वो किस नेचर से एक्सप्लेन होती है? वो वेव नेचर से। लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, या जो स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो आप, एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ा, जो लाइन पढ़ी, वो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होंगी। वो कौन सी नेचर से एक्सप्लेन होंगी? पार्टिकल नेचर से। दैट्स व्हाई वी से दैट ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। इसीलिए हम बोलते हैं कि लाइट की दो नेचर होती हैं। अब किसी फिनोमिना में कौन से वाली है, किसी फिनोमिना में कौन से वाली है। क्लियर? यस सर। सर फिर जब बल्ब से जैसे लाइट निकल रही है, वो बस एयर में ट्रैवल कर रही है, वो कोई फिनोमेना जब तक नहीं दिखा रही तो हम बता नहीं सकते ना कि वो अभी कौन सा नेचर। तब तक तो हम यही बोलेंगे कि उसके दोनों नेचर है। नहीं, जब लाइट जो हम बल्ब से इमिट कर रहे हैं, हम उसको अगर हम देख रहे हैं, तो उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? क्योंकि हमें एक ही कलर दिखाई दे रहा है ना, लाइट येलो है तो येलो ही दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब वो पैकेट सारे सेम वेवलेंथ के निकल रहे हैं। तो इसका मतलब कौन सा इफेक्ट आ रहा है? वो जब वो निकल रही है, इमिटेड हो रही है, तब कैसा नेचर आ रहा है? पार्टिकल। अब उस लाइट के सामने कोई चीज रख दें हम, तो वो लाइट उसको क्या कर जाए? लाइट मुड़ जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी ना। तब उसका कौन सा नेचर हो गया? वो वेव नेचर। वेव, मतलब फिनोमिना डिसाइड करेगा कि लाइट का कौन सा नेचर है। तो लाइट का बल्ब से इमिशन कौन सा नेचर हो गया? पार्टिकल नेचर। लेकिन जैसे रिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन इस टाइप की चीज हो रही है, तो उसी लाइट का कौन सा नेचर हो गया? भाई लाइट तो वही है ना, वेव नेचर। तो फिनोमिना डिसाइड करता है कि लाइट का क्या नेचर होगा। इसका मतलब लाइट के दोनों नेचर हो सकते हैं, पार्टिकल तो भी और जब वो सिर्फ एयर में ट्रैवल कर रही है, तब उसका कुछ ऐसे नहीं है कि तब तो ये वाला नेचर होगा? नो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा तब तो सिर्फ। हाँ ठीक है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलेंगे। क्लियर? यस सर। देखो नेक्स्ट एक पॉइंट आता है बेटा इसी टॉपिक में, ये पॉइंट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। जैसे आपने पढ़ा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई फोटोन आया, उसकी एनर्जी ईपी थी, फोटोन आया और उसने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। अगर आप इस कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है देखना चाहते हो, तो इस इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट खत्म करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल लगा दो, तो आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को स्टॉप करने के लिए जितना पोटेंशियल लगाया उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इससे हमें पता लग जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन कितनी इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को बड़ा वी, छोटा वी वोल्टेज होता है, बड़ा वी वोल्टेज पोटेंशियल होता है। एस मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी एस से लिख दिया। तो व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल? द
minimum amount of energy required to prevent the photoelectric current is known as stopping potential. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या स्टॉप करना चाहता है? इसका मूवमेंट ही तो स्टॉप करना चाहता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी तो स्टॉप करना चाहता है। तो हम क्या पढ़ते हैं बेटा? हम पढ़ते हैं जो भी एनर्जी दोगे उसके वर्क फंक्शन में प्लस काइनेटिक एनर्जी में यूज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर जो एनर्जी आप दोगे अपोजिट, और एनर्जी बनाना है वोल्टेज को, तो ई से मल्टीप्लाई कर दो, ईवीएस। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवीएस हो जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल सकते हैं हम अब। नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट? ये आपने एनर्जी रिक्वायर्ड के बाद क्या लिखा है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, जितना मतलब उसकी मूवमेंट रोक दो। काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर, उसके अपोजिट उतनी एनर्जी दे दो तो मोशन रुक जाएगा उसका। तो हमें पता लग जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो करंट रोकने का मतलब तो मूवमेंट रोकना है। मूवमेंट मतलब क्या होगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी रोकनी है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर? ईवीएस। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बोलो। ईवीएस की इक्वल कैसे होगी काइनेटिक एनर्जी? तो बेटा एनर्जी को, वोल्टेज को एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो फिजिक्स का रूल ही है, क्यूवी नहीं पढ़ते? एनर्जी इज इक्वल टू क्यूवी। अगर नहीं पढ़ा है तो याद कर लो कि अगर वोल्टेज को चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह एनर्जी होती है। अब एनर्जी यहाँ है कौन सी? काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी चार्ज यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो मैंने क्यू की जगह ई रख दिया और वी वोल्टेज हो गया, वीएस। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवीएस। तो क्या फार्मूला बन गया? अब हमें वीएस निकालना है, मान लो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। वी वांट टू कैलकुलेट द स्टॉपिंग पोटेंशियल, देन व्हाट टू डू? देन वी कैन पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन। ई इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख दो? ईवीएस। एनर्जी टोटल कितनी होती है? एच न्यू। वर्क फंक्शन कितना होता है? एच न्यू नॉट प्लस ईवीएस। तो ईवीएस इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? देखो, ईवीएस इज इक्वल टू आपका आ गया एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो ईवीएस कॉमन क्या आ रहा है? तो हाँ, एक ये भी बना लेते हैं। ईवीएस में वीएस यहां रख दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल ही तो निकालना था, ये सब इधर ले जाओ। तो ये क्या आ जाएगा? एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नोट अपॉन ई। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एच न्यू माइनस ई माइनस एच न्यू नोट अपॉन ई। तो एच यहां क्या है? वही प्लैंक कांस्टेंट। न्यू क्या है यहां पर? सिर्फ न्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। और न्यू नोट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये सारी वैल्यू पुट करके हम स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इवन ग्राफ से भी बता सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे चेंज होगा। इसी इक्वेशन से देख लो आप, है तो बेसिक इक्वेशन ऊपर वाली ही बेटा सारी, उसी से सारे रिजल्ट निकालते जा रहे हैं हम। देखो क्या पढ़ा आपने? सपोज हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ वीएस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना है। तो ऊपर वाली इक्वेशन यूज करो। देखो क्या होगा? वीएस एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नोट अपॉन ई। अब देखो फिर थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा बेटा अपने को, ग्राफ वाली इक्वेशंस पता होनी चाहिए। हालांकि मैं ट्राई करता हूं आपको बताने की। देखो यहां पर क्या है? ये वाई एक्सिस हो गया। ये देखो ये सारे कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट है। और इधर एच और ई कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन क्या बन गई? y इज इक्वल टू एम एक्स
मतलब V स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ खींचना चाहते हो, माइनस कांस्टेंट हो गया C। तो ये जो ग्राफ होता है इस इक्वेशन का, ये ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन y एंड x। लेकिन इंटरसेप्ट देखो, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। इक्वेशन में, मैथ की इक्वेशन में ये चीज जो होती है बेटा वो इंटरसेप्ट होती है, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। और ये स्लोप होता है। तो इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन y एंड x एक्सिस विद नेगेटिव इंटरसेप्ट, और स्लोप देखो पॉजिटिव है, एंड पॉजिटिव स्लोप। नेगेटिव इंटरसेप्ट एंड पॉजिटिव स्लोप। बेटा आपने ग्राफ बनाने सीखे होंगे छोटी क्लासेस में, तो ऐसे ही तो बनाते हो। ये आपका y एक्सिस होता है और ये आपका x एक्सिस पे होता है। इधर पॉजिटिव पार्ट होता है y एक्सिस का, इधर नेगेटिव। इधर पॉजिटिव पार्ट होता है इसका, इधर नेगेटिव। तो जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो देखो y एक्सिस पर मुझे क्या लेना है? vs। तो मैं ग्राफ बना रहा हूं vs के साथ। तो vs के साथ ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसे बनाओ ना ग्राफ आप। y एक्सिस पर किसको लेना है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल। x एक्सिस पर किसको लेना है? ये रहा x, न्यू। ये न्यू। ये m स्लोप पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना है आपको, स्लोप मतलब पॉजिटिव ऊपर की तरफ। और इंटरसेप्ट देखो c नेगेटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो इधर से y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, ये 0 है। तो इंटरसेप्ट आओगे तो y एक्सिस में नेगेटिव पे चलोगे तो यहां कहीं से ग्राफ स्टार्ट होगा, लेकिन स्लोप पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ग्राफ ऐसे बनाओगे आप। ये ग्राफ आएगा। तो इसमें क्या चीज शो कर रहा है? ये वाली चीज जो है नेगेटिव की साइड, ये इंटरसेप्ट शो कर रही है। इंटरसेप्ट कितना है आपका? C। और C की वैल्यू कितनी है आपकी? देखो h न्यू नॉट अपॉन E। न्यू नॉट की या h की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और ये स्लोप है आपका, यहां से इसका स्लोप। तो जो स्लोप आएगा आपका वो tan थीटा, मतलब m। और m है कितना? h अपॉन E। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पता है, E पता है, एंगल पता हो तो h या E की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपका मेन पॉइंट ये है कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखो, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे ये पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन ग्राफ ऐसा आएगा जिसमें स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है। तो ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है बेटा। अच्छा इसमें एक बात बताओ, ग्राफ बनाने आते हैं ना आपको ये वाले? हालांकि मैं ट्राई तो कर रहा हूं बनाने की। ग्राफ आते हैं सभी को बनाने ये मैथ वाले? यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर है ना? हाँ, नहीं क्लियर हो तो बता देना, मैं उसमें वो भी उसको भी बता दूंगा। सर हाँ सर, ये जो सारे फॉर्मूले वगैरह लिखे हैं हमने, इनमें जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसका नेगेटिव साइन तो नहीं लेते ना? नहीं लेना बेटा, मैग्नीट्यूड लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। नोमेरिकल और करोगे ये तो ग्राफ वाली इक्वेशन में भी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है? हाँ, वो तो अपने आप ग्राफ में क्लियर हो गया ना कि नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। यस सर। क्लियर बेटा? तो ये हमारा जो है दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज की क्लास में स्पेशली हमने क्या पढ़ा बेटा? वी स्टडीड अबाउट द स्पेशली फॉर सम फिजिक्स, वैसे देखा जाए तो, बिकॉज ये चैप्टर ऐसा है जो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में आता है, लेकिन बेसिक चैप्टर है। तो इसमें मैंने आज आपको बताया कि बोहर के फेलियर क्या थे, और उन बोहर के बाद फिर एटम की स्ट्रक्चर कैसे पढ़े हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पता करना पड़ा कि लाइट के बारे में। हमने पढ़ा कि लाइट वेव की तरह जनरली बिहेव करती है, लेकिन लाइट ही नहीं, बहुत सारी ऐसी एनर्जी है जो लाइट की तरह बिहेव करती हैं। कोई भी ऐसी एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। वो मैंने बताया आपको, ये एग्जांपल है, ये प्रॉपर्टी होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। तो लाइट भी एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लेकिन लाइट की जो नेचर है बेटा वो दो टाइप की है। वो डिसाइड किससे होगी? फिनोमिना से डिसाइड होगी। पार्टिकल नेचर भी शो करता है, वेव नेचर। हाँ, मोस्ट ऑफ केसेस में इसका वेव नेचर ही रहता है लाइट का, लेकिन 5 ऐसे हैं जिसके अंदर आपने देखा उसका पार्टिकल नेचर है, वो मैंने नाम बताए थे 5। और जिसमें से एक का डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने किया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वहां से बड़ा क्लियर हो गया कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बढ़ रही थी। इसका मतलब एनर्जी और इंटेंसिटी में रिलेशन नहीं आ रहा। इट मींस ये क्या इफेक्ट है?
इसका मतलब ये जो है वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो सकता, पार्टिकल से होता है। एनर्जी बढ़ाने से फोटोन नहीं बढ़ रहे थे, एनर्जी बढ़ाने से उल्टा निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की सिर्फ एनर्जी बढ़े जा रही थी, मतलब इंटेंसिटी और एनर्जी रिलेट नहीं हो रही थी। इट मींस इट इज एक्सप्लेन्ड बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। क्लियर बेटा? तो बेटा आज लीव करेंगे सर हम। हाँ जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट और नो मीडियम वाली, वो सारी फुलफिल होनी चाहिए या फिर नहीं, मतलब वो तीनों फुलफिल होंगी। जिसके अंदर वो तीनों फुलफिल होंगी वही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी है। इसका मतलब अगर वैसा नहीं हो रहा है तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। ओके सर। क्लियर बेटा? लीव करूंगा अब? सर 2 क्वेश्चन पूछने थे बोलो बेटा। पहले चैप्टर के। फर्स्ट चैप्टर के? यस अभी सर। अभी क्लास तो नहीं है ना आपका? नो सर। अच्छा, तो जल्दी से पूछ लो फिर, क्योंकि किसी और बच्चों का क्लास ना स्टार्ट हो जाए ना। बोलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो क्लास ओवर होने के बाद कोई भी अब स्टूडेंट मत अभी जाना। अभी दे दो बेटा, अभी दे दो मधु, अभी दे दो। हाँ दे दो। ओके सर। मैं पानी पी लूंगा तब तक। ओके। हेलो स्टूडेंट, आप सबको आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, 22 को आप लोगों का टेस्ट है नीट पैटर्न पर, ठीक है। ई काइट ऐप पर होगा 4 to 8 PM, मतलब 4 से 8 बजे तक लाइव रहेगा। आप लोगों ने दिया तो होगा ना टेस्ट पहले? यस मैम। ठीक है, मैं SMS जो है वो आपके इनबॉक्स में डाल रही हूँ, तो एक बार उसको पढ़ लेना सभी। और सिलेबस जो है, सिलेबस भी उसमें नोट लिखा हुआ है, सिर्फ फिजिक्स का नहीं है। तो फिजिक्स का जो है वो आपको मैं कल तक इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। तो जब तक आप अपना टेस्ट प्रिपेयर कर लेना। ओके मैम। हाँ बेटा, टेस्ट जो अपना सिलेबस रहेगा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का रहेगा। इस बार एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट रखेंगे हम। ओके सर। सर क्वेश्चन। हाँ बोलो बेटा। सर टेस्ट में मोल कॉन्सेप्ट नहीं आएगा? नहीं, इस बार नहीं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में फिर दोबारा कंबाइन करेंगे ना कोई टेस्ट नेक्स्ट वाला, तब दोबारा ले लेंगे सर उसका। कंबाइन वाला कर देना बाद में। हाँ बाद में कर लेंगे बेटा। द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस आयन इज। देखो बेटा, वैसे मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया तो नहीं, लेकिन इतना तो आइडिया में है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में कितना एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। यस सर। और 3 नेगेटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और आगे। सर 3 नेगेटिव नहीं है, N3 नीचे लिखा हुआ है बेस पे। नेगेटिव साइन ऊपर है। N3 ऐसे नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या निकालना है? इसका वेट दे रखा है हमें। 4.2 ग्राम दे रखा है, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले तो आप इसके मोल निकाल लो N3 के। नंबर ऑफ मोल N3 के क्या होंगे? वेट अपॉन फार्मूला वेट। यस सर। तो वेट कितना आ जाएगा? 4.2, और फार्मूला वेट 3 नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। 42 आ गया तो बेटा कितना हो गया? 0.1 मोल। क्लियर? अब देखो, एक N3 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 है तो 7 3 या 21, तो यही हो गए। यस सर। और एक नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, 22। तो जितने N3 के मोल होंगे उसका 22 टाइम इलेक्ट्रॉन होंगे। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 22 टाइम ऑफ 0.1 मोल। अब मोल भी हटाना है तो एक नंबर लिख दो, एवोगाड्रो नंबर। सर फिर इसका आंसर क्या आएगा? 2.4 Na। हाँ ये देख लो अब कितना आ गया। हाँ Na में देना चाहते हो तो ये मत लिखो, Na लिखो। Na में देना चाहते हो आप तो मोल को Na रहने दो, तो Na तो ये 2.2 Na आ जाएगा। क्लियर? सर लेकिन इसमें ऑप्शन तो दे नहीं रखे। इसमें 2.1 Na दे रखा है आंसर में। 2.1 Na। 2.1 तो कैसे बना हमारा? N3 नेगेटिव ही बोला है ना आपने? यस सर। N3 नेगेटिव तो खुद ही सोचो। देखो, एक नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। 3 नाइट्रोजन में 7 7 7 कितना हो जाएगा? 21। और नेगेटिव भी बता रहे हो आप, तो नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, तो जितने मोल आएंगे उसका 22 टाइम आएंगे। मोल कितना दिया था आपने? बोला 4.2 ग्राम। यस सर। डिवाइडेड बाई
N3 का टोटल वेट कितना हो जाएगा? 14 3 जा 42, सर 0.1 आ गया। हाँ हाँ सर वो क्वेश्चन में सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछा है ना, अच्छा, वैलेंस पूछा है क्या? यस हाँ सर, ठीक है। वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा 5 होगा ना। 5 होगा, वैलेंस पूछा है तो हाँ 5, वैलेंस पूछा है तो बिकॉज ये हो जाएगा ना 1s2 2s2 और 2p3। अब वैलेंस पूछा है तो बाहर वाले शेल के बताओगे सिर्फ, तो 3 और 2 यस 5 आएगा। फिर ये फिर आ जाएगा 5 3 जा 15, प्लस 15 और 16, तो फिर आंसर बेटा ये आ जाएगा आपका। 1.6 यानी। हाँ ओके सर। क्लियर? सर एक और है। हाँ बोल दो बेटा, बोल दो। Concentrated aqueous sulfuric acid is 98% ठीक है, H2SO4, weight by volume, वेट बाई वॉल्यूम। and अच्छा has a density of 1.80 gram per liter. अच्छा, Molarity of the solution. तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या था? परसेंटेज बाई वेट Yes sir. इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मोलर मास। डायरेक्ट हो जाएगा बेटा, जब डेंसिटी और परसेंटेज बाई वेट गिवन हो तो डायरेक्ट लगा दिया करो। सर लेकिन इससे हो नहीं पा रहा। क्यों? क्वेश्चन बोलो फिर, क्या क्वेश्चन में कुछ प्लस माइनस तो नहीं है? क्या बोलो क्वेश्चन। सर एक मिनट। Concentrated aqueous sulfuric acid is 98% H2SO4, weight by volume, and has density of 1.80 gram per liter. Molarities of solution. अच्छा 1.8 ग्राम पर लीटर दे रखा है क्या? Yes sir, per liter है। ये मिलीलीटर में यूज करते हैं बेटा, Yes sir. तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। परसेंटेज बाई रखा है, वो लगा कितना है परसेंटेज? 98 था। 98. डेंसिटी कितनी आ जाएगी? 1.8 ग्राम पर लीटर में हमें कितना रखना होता है इस फॉर्मूले मिलीलीटर में? तो 1000 आ जाएगा तो 1000 अपॉन में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। भाई। 1 लीटर में मिलीलीटर रखना है तो 10 मिलीलीटर लिख, ग्राम पर लीटर, तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000. तो हो गया ग्राम पर मिलीलीटर आ गया। सर एक बार सॉल्व करके बता दो। इंटू 10 डिवाइडेड बाई 98, तो कितना होगा? 1 और आ गया, 10 से ये कैंसिल हो गया, तो कितना? 30.18 हो गया। हेलो यस सर। है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो आ रही? सर दिख गया। यस सर दिख गया ना? सर, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर है नहीं, उसमें 1.8 दे रखा है ऑप्शन में। तो 1.8 कैसे हो बेटा? ग्राम अगर पर लीटर होता, ग्राम पर लीटर होता तो 1.8 आता, तो वो हमें तो कह रहा है परसेंटेज बाई वेट। सर पर मिलीलीटर होता तब भी 1.8 नहीं आ पाता ना, तब 18 आ जाता। हाँ तो इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन 90% कह रहा है और 98% आप कह रहे हो, वो कह रहा है वेट बाई वॉल्यूम ही तो कह रहा है ना वो। यस सर। 98%। अच्छा वेट बाई वॉल्यूम कह रहे हो क्या आप? सर वही फॉर्मूले में तो वेट बाय वेट परसेंटेज हाँ है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये परसेंटेज बाई वेट में चेंज करना पड़ेगा बेटा। फिर परसेंटेज वॉल्यूम लिखा है, वेट वॉल्यूम लिखा है उसने, तो चेंज करना पड़ेगा। फिर ये फार्मूला नहीं लगेगा बेटा, निकालना पड़ेगा। हमें कैसे निकालेंगे देखो, फिर जनरल क्वेश्चन लगाओ आप जो करने वाली है। तो देखो पास है, पहला है परसेंटेज, तो 98 होता है इन 100 मिलीलीटर। 98 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर। ठीक है? मोलरिटी निकालोगे, वो निकालोगे वेट ऑन मास इन वॉल्यूम, जो लीटर में है, इन थाउजेंड। ठीक है? यस अब सर। आपको डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी इज इक्वल टू कितना दे रखा था आपको? 1.8 ग्राम पर लीटर। पर लीटर। तो 1 लीटर में जो वेट है, जो आपका 98 ग्राम H2SO4 सोल्यूट है, तो
इन सर, क्या? 100 मिली, ये सोल्यूट है ना, सल्यूट, H2SO4 तो सल्यूट है, और 100 मिलीलीटर अपने सॉल्यूशन के अंदर है। यस सर। अब हमारे डेंसिटी ये 1 ग्राम, तो हमारे पास फार्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना आ गया 1.8, वेट डाल लो, और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। तो 1 लीटर आपका वॉल्यूम है, तो आपका यहाँ क्या है कि वॉल्यूम लेना चाहते हो, लीटर लेना चाहते हो, तो दो चीजें दोनों से दे रहा है। ये 1 लीटर ले रहे हैं, तो चलो हम इसको कर देते हैं कि डेंसिटी 1.8 ग्राम पर लीटर, पर लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर हो गया। अगर हमारे पास 1000 मिलीलीटर है, हमें वॉल्यूम लेना पड़ेगा, वे हमारे पास आएगा, तो वॉल्यूम 1 लीटर है, वॉल्यूम हमारे पास, क्या यूज करें, वेट मास वॉल्यूम इनटू 1000, 98 ग्राम H2SO4 100 मिलीलीटर में, तो 98, तो अगर 1 लीटर ले लें अपने, 1 लीटर का मतलब हो गया 1000 मिलीलीटर, 1000 लीटर में कितना 980 ग्राम, 980, तो 90% ही है, 98%। अगर 9.8 आया कैसे, तो वॉल्यूम का वॉल्यूम की फॉर्म में रख दें, तो वॉल्यूम में डेंसिटी ठीक हो गया ना। तो मोलरिटी इज इक्वल टू वेट दे रखा है हमें, रखा है 98 ग्राम, कितने वेट रख दिया हमने 98 ग्राम, मोलर मास कितना है आपका 98 इंटू 1000, वॉल्यूम ही तो चाहिए आपको। यस सर। वॉल्यूम चाहिए तो डेंसिटी गिवन है आपके पास, और सर वैसे इसमें डेंसिटी की जरूरत क्या है? उसमें तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे रखी है, तो 100 मिलीलीटर वॉल्यूम में 98 ग्राम वो आ जाएगा ना सॉल्यूट। सुनो ना, 98 ग्राम H2SO4 इन किसके अंदर है, 100 मिलीलीटर वॉल्यूम में है ना। यस सर। 98 ग्राम 100 में, तो वेट की वैल्यू 98, मोलर मास भी आ गया 98 इंटू ये 1000 आ गया, हमें क्या वॉल्यूम चाहिए, तो वो इस फार्मूले से निकले ना, डेंसिटी इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम निकाल। और कितना हो गया देखो, ये जो वेट है H2SO4 का टोटल कितना था हमारे पास 1.8 ग्राम, कितने में ले रहे हो 1.8 ग्राम 100 मिलीलीटर में। अगर हम यहाँ पर वो 1.8 ग्राम है, तो आप 1000 लीटर के अंदर है, तो यह डेंसिटी इज इक्वल टू क्या घूम क्यों रहा है हमारा, वेट अपॉन वॉल्यूम। हमें चाहिए वॉल्यूम के लिए चाहिए टोटल वेट, टोटल वेट कैसे, फिर डेंसिटी वॉल्यूम कर देते हैं, यहाँ हम क्या रख दें डेंसिटी वॉल्यूम, यहाँ रख दो, वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम आ जाएगा वेट अपॉन डेंसिटी, ठीक है। वेट कितना आ जाएगा, वेट में सर वेट तो गिवन ही नहीं है, वेट से निकाल लेते हैं, परसेंट दे रखा है हमें, परसेंटेज के अंदर दे रखा है, क्वेश्चन घूम क्यों रहा है बार बार। देखो 98 ग्राम H2SO4 है, ये हो 100 मिलीलीटर, हमारे पास 1000 मिलीलीटर, तो ये क्या हो जाएगा 980 ग्राम हो जाएगा। यस सर। बस ये करते हैं, तो मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट 900 ग्राम, ये कितना है 98 इंटू 1000, वॉल्यूम करें अब, तो डेंसिटी का यूज कहाँ हुआ फिर, क्यों रहा क्वेश्चन बार बार, डेंसिटी दे दिया हमें, डेंसिटी है, पहले डेंसिटी डेंसिटी आ रहा है हमारे पास ऑन वॉल्यूम, ये है सॉल्यूशन का, और डेंसिटी कितना दिया था 1.8 ग्राम पर लीटर, ये दिया हुआ ना, 1 लीटर में टोटल है 1.8 लीटर। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। तो हेलो सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हाँ हेलो आ रही है।